Hello dear aspirants, welcome back to Manzil Bharat once again. Myself Ankush and I am here dealing with the economics part. तो दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे आरबीआई के बारे में, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हम जानेंगे यहाँ पे कि आरबीआई का क्या क्या काम है, क्या उसके फंक्शंस हैं। उसी के अंतर्गत देखेंगे कि आरबीआई को किन किन नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, इसको सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, इसको बैंकर बैंक्स भी कहा जाता है। समझ में आ गया। और भी बड़े सारे नामों से ये विख्यात है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हम साथ साथ में ये भी देखेंगे कि आरबीआई में जितने भी गवर्नर्स हैं उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट गवर्नर कौन था आरबीआई का, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, ठीक है, फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर कौन था, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम इसमें पूरे से डिस्कस करेंगे। बट इस सेशन को शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये स्टैटिक पोर्शन है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है। लगभग मगअप करने वाली बात है। बट अगर कॉन्सेप्चुअल आराम से पढ़ोगे धीरे धीरे से, जिस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए स्लाइड बना के लाया हूं, बस इतना ही पढ़ना है। चाहे आपका कांस्टेबल हो, चाहे आपका सब इंस्पेक्टर हो, ठीक है, उसके लिए यह अनिवार्य है। इधर उधर नहीं भटकना, जो बोला है आपको मिल जाएगा यहाँ पे। डन है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो मेरे भाई कहानी है किसकी, आरबीआई की। आरबीआई जो है उसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है इसको मेरे भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम अक्सर क्या कह देते हैं मेरे भाई, सेंट्रल बैंक भी कह देते हैं, या फिर अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है इसको सेंट्रल बैंक और अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया? बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, एक तरह का पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो कि होली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर इंप्लीमेंटिंग योर मॉनेटरी पॉलिसी होगी, करेंसीज वगैरह, इन सारी चीजों के लिए। इसलिए इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, एक तो जो चीज आप याद रखनी दैट इज ऑन सेंट्रल बैंक, और सेकंड दैट इज योर अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि जो आरबीआई है वो फॉर्म्ड हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी या फिर विच कमीशन। तो उसका नाम है आप लोगों के पास रॉयल कमीशन, या इसी कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है दैट इज जॉन हिल्टन कमीशन। और कौन सी ईयर में मेरे भाई, 1926 के ईयर में ये रिकमेंड किया था, ठीक है। अब देखो, अब इस आरबीआई में ना आपको तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तीन चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्या? सबसे पहले जो आपको पढ़ना है दैट इज योर आरबीआई एक्ट, कि आरबीआई एक्ट जो है वो कब पास हुआ, सबसे पहली चीज। फिर आपको बताना है कि आरबीआई जो है वो एक्चुअली में फॉर्म्ड कब हुआ। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है दैट इज आरबीआई जो है वो नेशनलाइज कब हुआ, आरबीआई जो है वो नेशनलाइज कब हुआ। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई एक्ट। तो मेरे भाई आरबीआई का जो एक्ट है वो पास हुआ कब, इन द ईयर 1934। 1934 में आप लोगों का आरबीआई एक्ट पास हुआ, और इसी एक्ट के तहत क्या है, आरबीआई की फॉर्मेशन करी गई, गणना करी गई। अब वहीं पे आरबीआई फॉर्म्ड कब हुआ, जब आप बात करते हो आरबीआई के फॉर्मेशन की, तो आरबीआई आपका फॉर्म्ड होता है मेरे भाई 1 अप्रैल 1935 को। इसी आरबीआई एक्ट जो कि 1934 में आया, उसी के तहत इस आरबीआई की फॉर्मेशन करी गई 1 अप्रैल 1935 को। और जब आप लोगों ने आरबीआई की फॉर्मेशन करी 1 अप्रैल 1935 को, तब उस समय जो इसकी जो ब्रांच थी, जो इसकी वो थी, वो कहां पर थी मेरे भाई, वो थी कोलकाता में। जो इसकी हेड ब्रांच थी वो कहां थी, कोलकाता में। और जब ये बनाया तब इसके पास जो इनिशियल कैपिटल थी मेरे भाइयों, क्या इनिशियल कैपिटल होता है ना, जब भी आप लोगों का, जब भी कोई एक निकलता है, कोई भी एक बैंक वगैरह निकलता है, तो उसके पास एक इनिशियल राशि होती है। तो इसके पास जो इनिशियल सम है वो कितना था मेरे भाइयों, वो था आपके पास 5 करोड़ रुपीस। कितना था, 5 करोड़ रुपीस। यहां लिख देता हूं 5 करोड़ रुपीस, इतना इसकी इनिशियल राशि थी जब आपने आरबीआई की फॉर्मेशन करेगी। तो वही पॉइंट मैंने यहां पर लिखवाया आपके सामने। 1934 में क्या हुआ, आरबीआई एक्ट पास हुआ, ठीक है, और इसी के तहत आरबीआई की फॉर्मेशन करी गई। अब ये वाला पॉइंट स्किप करेंगे, आगे देखो आरबीआई फॉर्म्ड हुआ कब मेरे भाई, तो फॉर्म हुआ 1 अप्रैल 1935, मैंने आपको बताया। और इसमें जो इसकी इनिशियल कैपिटल थी वो कितनी थी मेरे भाई, वो थी आपके पास 5 करोड़ रुपीस। कितने, 5 करोड़ रुपीस। और जो इसकी इनिशियल में जो इसकी हेड ब्रांच थी वो कहां पर थी मेरे भाई, वो थी आप लोगों के पास कोलकाता में। हेड ब्रांच यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसके जो हेडक्वार्टर्स थे इनिशियली वो कहां पर थे, कोलकाता में। ये कोलकाता है मेरे भाई, ठीक है, कोलकाता। डन है। अब देखो, अब इस पॉइंट पे आओ, आरबीआई क्या है, आरबीआई के बारे में कुछ बताया गया कि आरबीआई किस तरीके की बॉडी है। आरबीआई इज अ टाइप ऑफ रेगुलेटरी बॉडी। सबसे पहली बात, आरबीआई क्या है, एक तरह की रेगुलेटरी बॉडी है। क्यों है रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि ये क्या करती है, इसका मेन काम ये है जितने भी बैंक्स आपके देश में हैं उसको एग्जामिन करना, इसलिए इसको कहा जाता है रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेट करती है सारे के सारे बैंक्स को।
नेक्स्ट इज नोन एज योर स्टैच्यूटरी बॉडी। कौन सी बॉडी है? स्टैच्यूटरी बॉडी। ये टर्म आप लोगों ने सुनी होगी क्योंकि आपने पॉलिटी वगैरह पढ़ी है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है जो किसी कानून के तहत, किसी एक्ट या फिर लॉ के तहत बनाई जाती है, दैट इज नोन एज स्टैच्यूटरी बॉडी। तो ये लॉ के तहत बनाई गई है। नेक्स्ट इज योर इट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या है मेरे भाई? ये एक तरीके की आपके पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्यों है? क्योंकि मेरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आरबीआई का जिक्र नहीं है। आरबीआई का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। और इसी को कहा जाता है एक तरह की एडवाइजरी बॉडी। क्या कहा जाता है? एडवाइजरी बॉडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो गवर्नमेंट को क्या करती है मेरे भाई? एडवाइस करती है। बिकॉज एडवाइस इज टू गवर्नमेंट। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आई गेस ये पहला पेज आपको अच्छे से क्लियर हो गया आरबीआई के बारे में। डन है यहां तक? तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, देखो 1937 में क्या हुआ? 1937 में क्या हुआ? आरबीआई ने अपना हेड ऑफिस को शिफ्ट कर दिया। कहां से? कोलकाता से मुंबई में। और अभी एट प्रेजेंट, अभी बात करी जाए एट प्रेजेंट की, तो एट प्रेजेंट में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है मेरे भाई, वो कहां पर है? वो भी मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। और ये जो उसका पुराना हेडक्वार्टर है, ये जो उसका पुराना था, इसको अब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है एक म्यूजियम में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? अब इन्होंने इसको एज अ म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, मैंने आपको कहा था 3 इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ, फॉर्म कब हुआ और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ। तो दोस्तों यहां पर देखो 1 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरी स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई आपका क्या होता है? नेशनलाइज हो जाता है। जब मैंने आप लोगों के सामने कहा कि नेशनलाइज हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, नेशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है मेरे भाइयों, जब भी आपके पास एक पब्लिक सेक्टर की जो ऑनरशिप है ना, वो पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर की जो ऑनरशिप है वो पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाती है। किसको? पब्लिक सेक्टर को। समझ में आया? मतलब जो एक तरीके का, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ 100% सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा का पूरा हक उसके ऊपर किसका है? सेंटर का है, गवर्नमेंट का है। उसको हम क्या कहते हैं? नेशनलाइज्ड। तो कब हुआ ये नेशनलाइज? 1 जनवरी 1949 में आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से जो आपको मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? सबसे पहले आरबीआई एक्ट। बताओ मुझे, आरबीआई एक्ट कब पास हुआ मेरे भाई? आपने कहा ये 1934 में पास हुआ, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है मेरे भाई कि जो आरबीआई फॉर्म्ड कब हुआ? इसी एक्ट के तहत फॉर्म हुआ, बट हुआ कब? 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है? ये फॉर्म्ड होता है। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज आरबीआई जो है वो नेशनलाइज्ड कब हुआ? तो आपने कहा सर ये हुआ 1 जनवरी 1949 में। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स है मेरे भाई, आपको बड़े अच्छे से इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जब आरबीआई आपका फॉर्म्ड हुआ तब उसका इनिशियल कैपिटल कितनी थी ये भी आपको कभी कभी पूछी जा सकती है, दैट इज ₹5 करोड़। और अभी एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। पहले कहाँ था? कोलकाता में। और अब एट प्रेजेंट वो जो उसका पुराना हेडक्वार्टर था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? म्यूजियम में, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो आरबीआई जो है मेरे भाई, आरबीआई ने ऑल्सो वर्कड फॉर, अब आरबीआई ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ इंडिया के लिए काम किया है, आरबीआई ने बड़ी सारी अदर कंट्रीज के लिए भी काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार के लिए भी काम किया, जिसका पुराना नाम क्या था? बर्मा कहा जाता था जिसको, टिल 1947 तक आरबीआई जो है, जो इंडिया का है, वही सेम काम उन्होंने म्यांमार के लिए भी किया, जो भी जिसका पुराना नाम क्या था? बर्मा। और यहां तक कि टिल 1948 तक पाकिस्तान का भी जो सेंट्रल बैंक रहा है वो कौन रहा है? आरबीआई ही रहा है। क्लियर है? तो आरबीआई जो है उन्होंने सिर्फ इंडिया तक काम नहीं किया, बाकी अदर कंट्रीज के लिए भी काम किया है। म्यांमार के लिए टिल 1947 और पाकिस्तान के लिए टिल 1948। तो यहां तक थी आपकी एक थोड़ी सी लेमन तरीके में इंट्रोडक्शन अबाउट आरबीआई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अलग से हाईलाइट भी किया है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। कि भाई उस आरबीआई को चलाने वाला कौन है? तो आरबीआई को जो पूरा का पूरा रन किया जाता है वो करती है मेरे भाई इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन करता है इसको रन? इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन होता है, कितने कितने होते हैं, उन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज कि इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो कितने होते हैं मेरे भाई? 21 होते हैं। कितने? 21। और इन्हीं 21 में आपके पास एक होता है आप लोगों का क्या? गवर्नर। एक ये यहां पर गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर है। एक होता है आप लोगों के पास, इसको ठीक करना,
हाँ, यहाँ एक होता है आप लोगों के पास गवर्नर, जो आपका आरबीआई का गवर्नर कहलाता है, और आके बाकी की जो 4 होते हैं वो कौन होते हैं? डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। समझ में आ गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आरबीआई की है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 21। उसमें से जो 5 मेंबर है वो मुख्य मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक आपका कहलाता है गवर्नर ऑफ आरबीआई, और बाकी के 4 आपके क्या कहलाते हैं? डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं अब ये जो गवर्नमेंट और डेप्यूटी जो आपका गवर्नर है, ये गवर्नमेंट लिखा हुआ है यार, एक सेकेंड, ये जो आपका गवर्नर है, गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर। अब बात करते हैं इसकी, ये भी जो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर, अब देखते हैं इनको अपॉइंटमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वालिफिकेशन नीडेड है। जैसे कि आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट या फिर पीएम के लिए उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। वैसे ही देखते हैं यहाँ पे कि ये जो आपके पास गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए मच नीडेड है। बात करते हैं सबसे पहले एज। अगर हम एज की बात करें तो एज सच कोई एज डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, पीएम बनने के लिए एक एज स्पेसिफाइड है, वैसे यहां पर नहीं है मेरे भाई। यहां पर एज आपकी नॉट डिफाइंड है, कोई भी किसी भी एज का बन सकता है। क्वालिफिकेशन कोई डिफाइंड नहीं है, ठीक है। टेन्योर भी कोई डिफाइंड नहीं है, और इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो 3 चीजें आपको पता लग गई, एज, क्वालिफिकेशन और टेन्योर की बात करी जाएगी तो नॉट डिफाइंड, और अगर पूछा जाएगा कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो उसकी अपॉइंटमेंट करती है आपकी भारत सरकार, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस वाले पेज में किसी भी भाई बंधु को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, वरना आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो। नेक्स्ट है आपके पास टिल डेट। अब बात करते हैं आज की डेट तक, अभी एट प्रेजेंट तक जो टोटल गवर्नर्स ऑफ आरबीआई रहे हैं वो कितने हैं मेरे भाई? 25। तो जो टोटल गवर्नर्स आपके हैं आरबीआई के, अभी तक कितने बने हैं? 25। तो यहां से आपको एक चीज पता लगी कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नर है आपकी जो अभी प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन से हैं? वो 25th गवर्नर है। कौन है? 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। और वो है कौन? तो वो है आपके पास श्री शक्तिकांता दास। कौन है मेरे भाई? श्री शक्तिकांता दास। तो बात क्लियर हो गई। आरबीआई के गवर्नर्स की बात चल रही थी, टोटल अभी तक 25 गवर्नर्स आए हैं, उसमें से जो अभी एट प्रेजेंट है वो है श्री शक्तिकांता दास, और ये कौन से? ये 25th आरबीआई के गवर्नर है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आपको जो याद रखना है कि अभी तक कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो अभी तक गवर्नर की पोस्ट पे है, गवर्नर ऑफ आरबीआई की पोस्ट पे जिसने हासिल किया है। हालांकि डेप्यूटी गवर्नर पे है, बट गवर्नर ऑफ आरबीआई पे अभी तक कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो ये है आपके पास, अब देखो 25 आपके पास क्या है अभी तक आरबीआई के गवर्नर बनने हैं। क्या हमको 25 के 25 पढ़ने पड़ेंगे सर? तो नहीं, आपको कुछ प्रोमिनेंट ही पढ़ने जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी क्या है आवश्यकता है, जिनकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ना है दैट इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन रहा, ठीक है, किसका सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा, किसका सबसे स्मॉलेस्ट टेन्योर रहा, कौन कितनी बार बना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए कि आरबीआई का जो फर्स्ट गवर्नर है वो कौन था, जिसको फाउंडर ऑफ आरबीआई भी कहते हो, तो वो थे आपके पास सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे आपके पास? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये 1935 से लेके 37 के टाइम पीरियड तक ये आपके पास क्या रहे? आरबीआई के फाउंडर रहे हैं। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कि जब आप पूछा जाए आपके पास आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर या फाउंडर ऑफ आरबीआई, तो वो कौन होगा आपके पास? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और उनका जो टाइम पीरियड था वो कहां से है? 1935 से लेके 37 के टाइम पीरियड तक, मतलब मात्र 2 साल ये आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपसे पूछेगा आरबीआई का जो थर्ड गवर्नर था उसको जानना जरूरी है। आप बोलोगे सर फर्स्ट के बाद हम सेकंड पे क्यों, हमने स्किप करी, थर्ड पे क्यों आए? क्योंकि सेकंड का हमारा एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बट एग्जाम में इतना नहीं आएगा। क्योंकि मेरे भाई देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आपको छांटना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं। तो अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहा हूं। अब थर्ड को पढ़ना इसीलिए है क्योंकि जो थर्ड आरबीआई के गवर्नर बने वो फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है। वो कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख साहब वो क्या थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर,
फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर थे और एक्चुअल में आरबीआई के थर्ड गवर्नर थे, बट इंडियन वो पहले थे। कौन थे? सीडी देशमुख। और इनका टाइम पीरियड कहां से लेके कहां तक था? 43 से लेके 49, लगभग 6 साल। ठीक है, तो देख रहे हो, यही से आपको पता लग रहा है कि जो टेन्योर है आरबीआई गवर्नर्स का कोई फिक्स नहीं है। यहां पर 2 साल, यहां 6 साल। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आरबीआई फोर्थ गवर्नर। अब बोल रहे हो सर फोर्थ गवर्नर के बारे में क्यों? क्योंकि अब हमसे यह भी पूछा जाएगा कि आरबीआई के गवर्नर की लिस्ट में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर किसने रहा, किसने कितने साल सबसे ज्यादा काम किया। तो लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा मेरे भाई आपके पास बेनिगल रामा राव। किसका? बेनिगल रामा राव। 1949 से लेके 57 तक, लगभग 8 साल। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा? बेनिगल रामा राव, लगभग 8 साल, 49 से लेके 57 तक। ठीक है, आरबीआई के 15th गवर्नर कौन? एक ऐसा आरबीआई का गवर्नर जो कि भारत का प्रधानमंत्री भी बना, पीएम ऑफ इंडिया। आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे उनको, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये रहे आपके पास 82 से लेके 85 तक आरबीआई के गवर्नर, 3 साल। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, अब आरबीआई का जो 16th गवर्नर था उसका क्या था? सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था। देखो मेरे भाई, आपने अभी तक पढ़ा ऐसा आरबीआई गवर्नर जिसका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था, आपने पढ़ा बेनिगल रामा राव। अब ये भी तो जानना जरूरी है कि किसका शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा। तो वो थे आपके आरबीआई के 16th गवर्नर और उनका नाम था अमिताभ घोष। क्या नाम था मेरे भाई? अमिताभ घोष। और इनका जो टाइम पीरियड रहा आप लोगों के पास, दैट इज योर 1985। क्या था मेरे भाई? 1985 का टाइम पीरियड आपके पास रहा। डन है? क्लियर है यहां तक? अब अभी जो एट प्रेजेंट गवर्नर चल रहा है दैट इज 25th गवर्नर है और वो कौन है? शक्तिकांता दास। हम अभी पढ़कर आए हैं, ये भी 2010 ऑनवर्ड्स है। 2010 से ही ये क्या है अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, 2010 नहीं है मेरे भाई, ये 2018 होगा। यहाँ पे इसको 2018 करना। ठीक है, क्योंकि देखो अब 25th है तो हो सकता है वो एक पीछे वाला भी पूछे, तो 24th पूछे, तो 24th भी याद रख लेना कौन थे? उर्जित पटेल साहब थे। 2016 से लेकर 2018 तक 2 साल उन्होंने काम किया। डन है? यहां तक की कहानी पूरी क्लियर होगी, ये पूरे गवर्नर्स की लिस्ट की। नेक्स्ट देखते हैं, ये डेप्यूटी गवर्नर्स के बारे में। पहले इसको जरा एक क्विक से रिकैप करते हैं, तो दोस्तों मेरे साथ साथ फटाफट रिपीट करेंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट गवर्नर या फिर फाउंडर ऑफ आरबीआई, तो क्या नाम आएगा? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा आरबीआई का गवर्नर जो देश का प्रधानमंत्री भी बना, तो क्या आंसर आएगा आप लोगों के पास? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर अब आप लोगों से पूछा जाए कि आरबीआई का थर्ड गवर्नर कौन था या फिर फर्स्ट इंडियन ऐसा बंदा जो आरबीआई का गवर्नर रहा, दैट इज सीडी देशमुख। लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा पूरे आरबीआई में? दैट इज योर बेनिगल रामा राव, लगभग 8 साल का। शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका रहा? अमिताभ घोष का। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट कौन सा गवर्नर है? 25th श्री शक्तिकांता दास और इनका टाइम पीरियड है आपके पास 2018 ऑनवर्ड्स। यही पूछा जाएगा इससे पहला, यानी कि 24th आरबीआई गवर्नर कौन था? दैट इज उर्जित पटेल साहब। 2016 से लेकर 18 का इनका टाइम पीरियड था। तो ये कुछ सारी चीजें थी हमारे पास आरबीआई के गवर्नर्स की, और टोटल अभी तक कितने हैं? 25। और एक चीज मैं आपको पिछली स्लाइड में बताया कि मेरे भाई अभी तक कोई भी नो फीमेल गवर्नर टिल डेट, आज की डेट तक हमारे पास कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बनी है। अब यही पे बात करते हैं उन्हीं के डेप्यूटी गवर्नर्स की बात करते हैं मेरे भाई। यहां पर फेस को ठीक कर लेना, ये गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नर है। ठीक है, अब डेप्यूटी गवर्नर देखो, आरबीआई के जो प्रेजेंट डेप्यूटी गवर्नर्स है वो देखो 4 होते हैं बेसिकली। ये 4 हैं आपके पास। सबसे पहले माइकल पात्रा, ये जो एट प्रेजेंट अभी हैं। एक है राजेश्वर राव, एक है टी रविशंकर और एक है एस जना क्रिमन। कौन आपके पास? एस जना क्रिमन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो एस जना क्रिमन है ये अभी एट प्रेजेंट 2023 में बने हैं, तो इनके बारे में याद रखना, पूछ सकता है कि अभी एट प्रेजेंट कौन बना है। ठीक है, बोलो भाई यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो ये 4 अभी एट प्रेजेंट है और बस इसके बारे में याद रखना क्योंकि ये 2023 में बने हैं फ्रेशली। कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट है आपके सामने कि अभी तक कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बना है, नो फीमेल गवर्नर येट, बट जो फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर है वो बन चुकी है और उनका नाम है के.जे. उदेशी। क्या नाम है उनका? के.जे. उदेशी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है एग्जाम। क्लियर है यहां तक की कहानी आप लोगों के पास? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक?
ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो ये कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, जो मैं आपके सामने कह रहा था कि अभी एट प्रेजेंट आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है, आरबीआई का सिंबल क्या है, आरबीआई का म्यूजियम क्या है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले जो मेरी बात आपको याद रखनी चाहिए कि आरबीआई जो है वो उनका जो अकाउंटिंग ईयर है ना, अकाउंटिंग ईयर कि कब से लेके कब तक उनका काम चलता है वो क्या है मेरे भाई। तो मेरे भाई आरबीआई को जो अकाउंटिंग ईयर है वो आपके पास है 1 अप्रैल, इनका काम स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके कहां तक, 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इनका क्या है, अकाउंटिंग ईयर। यहां लिखा भी होगा कहीं, आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है वो क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले आरबीआई का म्यूजियम मैंने आपको पहले ही बता चुका, जहां पर उनका पुराना हेडक्वार्टर था उसी को उन्होंने म्यूजियम बना दिया है। तो कहां पर है, कोलकाता में। ये वाला पॉइंट क्लियर है। आरबीआई का एट प्रेजेंट जो आपका हेड ऑफिस है वो कहां पर है मेरे भाई, एट प्रेजेंट हेड ऑफिस आपके पास मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे आरबीआई का जो सिंबल है वो पूछा जाएगा। तो आरबीआई का जो सिंबल है वो क्या है आपके पास, टाइगर एंड पाम टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइगर और पाम टी। आप लोगों के थंबनेल में भी आपको मैंने आरबीआई का पीछे सिंबल लगाए रखा है, वहां भी आपको दिख गया होगा क्या, एक आपके पास पाम ट्री है और एक आपके पास क्या है, टाइगर है। ये देखो, इसमें देखो ये आपके पास क्या, ये पीछे पाम ट्री है, इसके साथ ये छिप गया यहाँ पे, बट यहाँ पर क्या है, बीच में सेंटर में उसके एक टाइगर है। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं इसकी। तो ये सारी चीजें होगी। अब नेक्स्ट है कि जो आरबीआई का जो अगला नया ऑफिस बना है 2024 में, ये नया ऑफिस नहीं, ये बेसिकली एक तरह का सब ऑफिस है। क्या है आपके पास, ये एक तरह का सब ऑफिस है। तो ये कहां बना है मेरे भाई, ये याद रखना है, कोहिमा नागालैंड में बना है। नागालैंड, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ पे अभी इनके नए नए ऑफिस बने हैं, सब ऑफिस 2024 में आरबीआई के। कहां पे, कोहिमा, नागालैंड, ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ पे इनके क्या है, न्यू सब ऑफिस बने हैं। बोलो भाई, क्लियर है, यस और नो। यहां तक ये वाली चीज आपको याद रखनी है। फिर जो आरबीआई का जो इनोवेशन हब है, लगभग देखो 2024 में हो गया, फिर 23 के अंतर्गत बने हैं। अब ये वाला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि आरबीआई का जो इनोवेशन हब है वो कहां पर है, वो बेंगलुरु में है। वैसे ही आरबीआई का जो स्टाफ कॉलेज है, जहां पर इनके सारे के सारे क्या कॉलेजेस वगैरह की क्या होती है, वो जो आप कहते हो ना, वो क्या कहते हैं, जो आप लोगों की जॉब से पहले जो होता है, जब आप जॉब करते हो तो आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड वगैरह समथिंग, तो वो सारी की सारी चीजें, उनका जो भी सिस्टम है वो कहाँ है, चेन्नई में है। तो आरबीआई की जो इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पर है, मैसूर में है आपके पास। और वहीं पे आपके पास आरबीआई की लर्निंग और डेवलपमेंट सेंटर भी है मैसूर में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर। आई गेस लास्ट ही है ये, हाँ बिल्कुल लास्ट है। बट ये जानना बहुत जरूरी है कि ये फंक्शंस क्या है आरबीआई के, कि आरबीआई क्या क्या काम करती है। देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट काम हमको पता है कि जो इन्फ्लेशन के रेट को कंट्रोल करना, ये सबसे प्रोमिनेंट काम है आरबीआई का। ठीक है, क्या, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, करेंसी वाला जो काम है वो भी सब कौन संभालता है आपके पास, आरबीआई संभालता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। आरबीआई जो है उसको कहा जाता है बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि बैंक्स वगैरह को क्या करता है, ये लोन्स वगैरह देता है, बैंक को कीप ऑन करता है, चेक करता है, रेगुलेट करता है। इसको बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। अब आरबीआई जो है वो क्या है, एक तरह का गवर्नमेंट बैंक है, सेंट्रल बैंक है। हम यहाँ पर पढ़कर आ चुके हैं क्या है, एक तरह का सेंट्रल बैंक है, या फिर इसी को हम अपेक्स बैंक भी कह देते हैं। यस और नो। ठीक है, अब आरबीआई जो है इज एन एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, ये भी पढ़कर आ चुके हैं हम पिछले अभी तक पॉइंट में। अब आरबीआई जो होता है वो इशू करता है करेंसी मनी को। किसको, करेंसी की मनी को। ये एक नया पॉइंट आप लोगों के लिए कि करेंसी मनी को क्या करता है, इशू करता है। ये प्रोवाइड करता है न्यू बैंक लाइसेंस। जो भी नया बैंक वगैरह खुलता है उसको जो लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम वगैरह है वो किसका है, आरबीआई का। और ये कैंसिल भी कर सकता है एग्जिस्टिंग बैंक लाइसेंस, कि कोई एक बैंक है अगर उसका दिवाला वगैरह निकल जाए या फिर उसको बंद करना है तो उसका भी वो सारा का सारा सिस्टम कौन संभालता है, आरबीआई ही। तो लाइसेंस से आपको दो चीजें याद रखनी है, नए बैंक का लाइसेंस और एग्जिस्टिंग बैंक के लाइसेंस को खत्म करना। दोनों के दोनों काम किसके हैं, आरबीआई के ही काम है। नेक्स्ट, यही क्या करता है, प्रिपेयर करता है मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसी जो है बहुत ही जल्द हम पढ़ेंगे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में, उसके क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स। जहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें। तो ये सारा का सारा सिस्टम कौन करता है आपके पास, आरबीआई ही प्रिपेयर करता है। आरबीआई ही मैनेज करता है फॉरेन रिजर्व ऑफ इंडिया। मतलब क्या होता है, जैसे बाहर के जितने भी देश वगैरह हमारे देश में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो कहाँ पर रखे जाते हैं, खाते। यदि फॉरेन रिजर्व ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, वो वहां पर होते हैं। और ये किसके अंडर होता है, इसको कौन मैनेज करता है, आरबीआई ही मैनेज करता है। अब
आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को। तो बड़ा कॉमन सा बात है कि जितना भी हमारा बैंकिंग और जितना भी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, इनको कौन कौन रेगुलेट करता है मेरे भाई? तो ये आपका कौन? आरबीआई ही रेगुलेट करता है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई इज नोन एज लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये पीवाईक्यू में भी आपका आया गया है कि ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसको कहा जाता है। ऑप्शन में एक आरबीआई था, आईएमएफ था, और वो भी एसबीआई था, सेबी था। तो क्या आंसर आएगा? आरबीआई। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, जब भी बैंक्स को पैसों वगैरह की जरूरत होती है तो उसको पैसा वगैरह कौन देता है मेरे भाई? आरबीआई ही देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है कि जब बैंक के पास कोई और ऑप्शन ना हो, जब उनको दिवाला निकलने वाला हो, उनकी मदद कौन करता है? उनको पैसे कहां से मिलते हैं? उस समय आरबीआई से मिलते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट जो है, आरबीआई इज एजेंट ऑफ इंडिया इन आईएमएफ। तो आरबीआई जो है वो एज अ काम करता है किसकी तरह? एजेंट काम करता है आईएमएफ का। आईएमएफ का मतलब होता है आपके पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है मेरे भाई? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको कहा जाता है। तो ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस क्लियर हो गए। तो एक बार जरा देखते हैं कुछ पॉइंट्स। हाँ, ये कुछ बच्चे इसको भी करते हैं, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल, इन्फ्लेशन यानी महंगाई के रेट वगैरह को कंट्रोल करना, वो कौन है? ये भी आरबीआई का काम है। नेक्स्ट, यही कंट्रोल करता है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन। यार ये मनी सप्लाई वगैरह सारी की सारी सिस्टम आपकी इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड है, तो वो भी किसके कंट्रोल में है? आरबीआई के। आरबीआई ही रिलीज करती है करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट। जितनी भी आपकी करेंसी और जो फाइनेंस की रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है? आरबीआई इटसेल्फ ही रिलीज करती है। तो ये रहा आपका सारे के सारे फंक्शंस को। तो एक बार क्विक से रिकैप करते हैं फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट आप उसको पूरे में याद रखना है, दैट इज आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकर्स बैंक कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब आरबीआई जो है इसको क्या कहा जाता है? लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। ये वाला पॉइंट याद रखना है। आरबीआई जो है जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज को क्या करता है? रेगुलेट करता है। करेंसीज, जो आपका करेंसी मोड है, इसको भी कौन आपको इश्यू करता है? वो यही करता है। लाइसेंस की बात करी जाए कि नए बैंक के लाइसेंस को इश्यू करना और एग्जिस्टिंग बैंक के लाइसेंस को खत्म करना कौन करता है? आरबीआई ही करता है। लास्ट में इन्फ्लेशन के रेट वगैरह को, मनी सप्लाई के रेट को क्या करना? इन्फ्लुएंस करना, फिर कंट्रोल करना। सारा का सारा सिस्टम इसका है, आरबीआई का सिस्टम है। तो दोस्तों यही था सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आरबीआई। इससे ज्यादा ना आपको पूछा जाएगा इस टॉपिक से और ना आपको पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।